हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री का टेस्ट जो है सेट डी फर्स्ट, जिसके अंतर्गत हम लोग 3 शुरू के जो चैप्टर हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और तीसरा है आपका केमिकल काइनेटिक्स। उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड 2024 में आने वाले हैं उसके वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत पहला सवाल आपके पास आ रहा है 450 ml विलियन में 9 ग्राम NaOH घुला है, विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिएगा। तो देखिएगा, विलियन की मोलरता ज्ञात करने के लिए करते क्या हैं कि सबसे पहले W का मान निकाल लेते हैं। W का मान आता है आपका 450, सबसे पहले आपके पास W का मान निकाल लीजिए। W का मान आ रहा है 9 ग्राम। इसके बाद M डैश का मान आपके पास में आएगा NaOH का अणुभार, तो NaOH लिख लेते हैं NaOH। सोडियम का परमाणु भार होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। क्लियर? तो इन सबको जोड़ लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 40। और एक V दे रखा है, आयतन कितना दे रखा है 450 ml। क्लियर? अब आपसे वो जो निकलवा रहा है वो है विलियन की मोलरता। तो उसके लिए सूत्र होता है M बराबर W बटा M डैश बटे V, और ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं लीटर में। लीटर में ही मांगता है, लीटर में ले लेते हैं। अब क्या है, आपके पास W का मान दे रखा है 9 ग्राम, M डैश का मान दे रखा है आपके पास 40 और V का मान दे रखा है 450। अब चूंकि ये ml में है और हमें लीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 1000 से इसे भाग कर देंगे। याद रखिएगा, जब भी ml में कोई चीज़ हो और हमें लीटर में बदलनी हो तो हम इसे भाग करते हैं 1000 से, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। अब चौथे पद को हम पहुँचाएँगे पहले के पास में, तो 9 गुणा 1000, और दूसरे पद को तीसरे के पास में, तो 450 गुणा 40। सही है? 9 से काट दीजिए इसे, 9 पंजे 45, 0 का 0 0, 50 से इसे काट दीजिए, 50 दूनी 100, 0, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, तो ये 1/2 आ गया। और इसे अगर हम काटेंगे तो M बराबर हो जाएगा 0.5। देखते हैं आंसर कौन सा सही जा रहा है। आंसर हमारे पास 0.5 M बिल्कुल सही आंसर है। दूसरी चीज़ है मोलर चालकता का मात्रक ज्ञात कीजिए। तो मोलर चालकता जो होती है ये हमने कल अपनी वीडियो में समझी थी कि अभी भी एक VmL के अगर H2O है और उसके अंदर हमने कोई विद्युत अपघट्य घोला है, और उस विद्युत अपघट्य घोलने पर जितने भी आयन उत्पन्न होंगे उन समस्त आयनों की जो चालकता होगी, अगर वो विद्युत अपघट्य हमने अंदाजे से घोला है तो वो चालकता निकाली जाती है, जिसे हम लोग कापा से शो करते हैं। और अगर हमने उसको 1 मोल लिया है तो वो कहलाएगी मोलर चालकता, जिसे हम लैम्डा M से शो करते हैं। इसका मात्रक हमारा आया था सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इन वर्स। सही है? अब तीसरी चीज़ है आपके पास अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। अभिक्रिया की दर को ताप, सांद्रता, उत्प्रेरक तीनों ही प्रभावित करते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारे पास सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मोल अंश से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिएगा, मोल अंश असल में क्या होता है, सांद्रता निकालने की एक विधि है विलियन की। और देखिएगा मूल अंश कैसे कहते हैं, किसी विलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या और विलियन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मूल अंश कहते हैं। इसे शो करते हैं काई से, ये काई का साइन होता है, इसे शो करते हैं। अब मान के चलिए अगर मुझे विलय का मूल अंश निकालना हो तो मैं काई के नीचे बीच में लगा दूंगा विलय, और विलय का जिसका भी मूल अंश निकालना होता है उसके मूल हमें ऊपर लिख देते हैं, और उस विलियन में जितने भी घटक होते हैं उनका कुल मूल हमें इसके नीचे लिख देते हैं। सही है? अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं। क्वथनांक के उन्नयन व विलयन की मोलरता में संबंध ज्ञात कीजिएगा। तो क्वथनांक का उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। जब भी कोई पदार्थ होता है, मान के चलिए आपके पास एक पात्र है और पात्र के अंदर जल भरा है और वो भी जल शुद्ध है, तो उसका जो क्वथनांक होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और जैसे ही हम इसके अंदर कोई ऐसा पदार्थ डालते हैं जो अवाष्पशील हो और वो विद्युत अपघट्य ना हो, तो क्या होगा, उसका क्वथनांक बढ़ेगा, और इस बढ़ने को ही कहा जाता है क्वथनांक का उन्नयन। क्लियर? अब डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है, विलयन व विलायक के क्वथनांक का अंतर क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। माना विलायक का क्वथनांक T0 है व विलयन का क्वथनांक TS हो, तब क्वथनांक का उन्नयन जो हो जाएगा वो डेल्टा TB बराबर, ये बी बेस में लगाते हैं, बी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में क्वथनांक बोलते हैं, बराबर TS यानी विलयन का क्वथनांक माइनस T0 मतलब विलायक का क्वथनांक। सवाल का दूसरा भाग हमारा क्या है, कह रहा है क्वथनांक के उन्नयन व विलयन की मोलरता में संबंध स्थापित कीजिए। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, ये हेडिंग डाल दी है हमने,
किसी अवाशशील विद्युत अपघट्य के विलयन के क्वथनांक का उन्नयन विलयन की मूललता के समानुपाती होता है। यानी क्वथनांक का उन्नयन क्या होगा, डेल्टा टी बी समानुपाती होगा विलयन की मूललता के। स्मॉल एम से शो करते हैं मूललता को, तो डेल्टा टी बी बराबर हो जाएगा के बी, एक ये स्थिरांक है जिसे मूलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, इनटू एम। अच्छा, चूंकि आप लोग जानते हो एम बराबर जो होता है वो डब्लू बटा एम डैश बटे आपका बड़ा डब्लू, और बटे में आ जाता है 1000, क्योंकि वो लीटर में दे रखा होता, सॉरी किलोग्राम में दे रखा होता है, तो किलोग्राम की जगह हम लोग 1000 का उपयोग करते हैं। तो अब इसकी जगह हम लगाएंगे डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम की जगह ये मान लगा दीजिए डब्लू बटे एम डैश बटे बड़ा डब्लू बटे 1000। सही है, इसे सही कर लेते हैं। डेल्टा टी बी बराबर के बी गुणा डब्लू के पास में, स्मॉल डब्लू के पास में पहुंच जाएगा 1000 बटे बड़े डब्लू के पास में पहुंच जाएगा एम डैश। और अगर इसे और सही करके लिखना है तो हम लोगों के पास में क्या आ जाएगा, एम डैश बराबर 1000 गुणा के बी गुणा छोटा डब्लू यानी स्मॉल डब्लू बटे डेल्टा टी बी गुणा कैपिटल डब्लू। सही है, ये आपके पास आंसर आ गया। अब इसमें अगर के बी की बात करी जाए तो के बी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है, और मात्रक होता है केल्विन किलोग्राम मोल इन वर्ष। ये भी पेपर में कभी कभी मांग लेता है कि केबी का मात्रक होता है। बाकी चीज़ें आप लोग जानते हो, ये विलय का भार है, ये विलायक का भार है। मैंने आपको बता चुका हूँ कि स्मॉल से जो भी रिप्रेजेंट होगा वो हमेशा विलय का होता है, क्योंकि विलयन के अंदर विलय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा अधिक होती है। कैपिटल डब्लू विलायक का भार हो जाएगा, और एम स्मॉल है तो ये अणुभार होगा हमारा विलय का। सही है, और डेल्टा टी बी जो है वो क्वथनांक का उन्नयन होता है। अगला सवाल है आपके पास में, जीरो 20% डब्लू डब्लू। अब देखिएगा यहाँ पर ये जो चीज़ दे रखी होती है वेट बाई वेट बोलते हैं इसे। इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो भी पदार्थ अगर हम है उसकी 100% मात्रा है, अगर वो 100 ग्राम में मान ली जाए तो उसका 20 ग्राम हमारे पास में विलयन में विलय की मात्रा होगी। सही है, और बाकी जो शेष मात्रा बचेगी वो हो जाएगी विलायक की। तो जो भी अगर यहाँ पे हो सकता है 20% की जगह 10% हो, 15% हो, 20-30% हो, जो भी हो, तो उसके ब्रैकेट में आप ज़रूर देखिएगा कि डब्लू बटे डब्लू है या डब्लू बटा वी है। अगर वी होगा तो 100 ml होगा विलयन, और अगर डब्लू होगा तो 100 ग्राम मानेंगे। दोनों तरफ मानना ही पड़ेगा आपको परसेंटेज के हिसाब से। जलीय के आई का घनत्व दे रखा है 1.202 ग्राम पर ml हो तो के आई विलयन की मोलरता मोलंश की गणना कीजिए। क्लियर, ये किसी ना किसी यूपी बोर्ड के किसी सेट में आपको ये निश्चित मिलेगा इसके ऊपर सवाल, या तो इन तीनों पे ही आ जाए या इनमें से कुछ भी आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी सेट में आपको कंफर्म मिलना है। देखते हैं इसे कैसे करना है, देखिएगा। अब इसमें पहले तो हमें मान लेते हैं, माना विलयन का भार 100 ग्राम है से, तो 20% डब्लू डब्लू का अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम विलय व 80 ग्राम विलायक उपस्थित है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है इतना बहुत सा कुछ लिखने की, आप लोग बस शुरू में लिख दीजिएगा माना विलयन का भार 100 ग्राम है। क्लियर। अब इसमें स्मॉल डब्लू देख लेते हैं कितना है। स्मॉल डब्लू हो गया 20 ग्राम। अब एम डैश जो कि
आपका विलय का अणुभार होगा वो निकाल लेंगे। विलय दे रखा है आपको KI, तो K का होता है आपका 39 और ये दे रखा होगा बोर्ड में पेपर में, और I का होता है 127। इनको जोड़ लीजिए, 9 7 16, 3 2 5 और 1 6 और 1 का 1 ही 1 ग्राम पर मोल। ये अणुभार आ गया है KI का अणुभार से। अच्छा, और चीज़ें आपके पास में एक दे रखा है कैपिटल W, क्योंकि हमने 20% माना है ना, तो विलायक कितना हो गया 80 ग्राम, तो 80 ग्राम होगा। अच्छा, अब हमारे पास क्या मांग रहा है वो देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले उसने मोललता मांगी है, सही है। तो मोललता को अगर हम देखें तो 0.1 मोललता मांगी, स्मॉल m से शो करेंगे इसे। दूसरी चीज़ आपसे मांगी है आपसे मोलंश, काई बराबर पूछ रहा है। और तीसरी चीज़ आपसे मांगी है मोलरता, जिसे कैपिटल M से शो करते हैं, सही है। तो स्मॉल m के लिए क्या होगा सूत्र, m बराबर W बटा m डैश बटे बड़ा W किसमें, kg में, यानी कि किलोग्राम में। तो W का मान आया कब के पास है 20 और m डैश का मान आ गया 166 बटे बड़े W का मान आपके पास दे रखा है 80 और बटे में आप किलोग्राम में चूँकि बदल रहे हो उसे, तो उसको 1000 से भाग करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 20 गुणा, चौथा पद जाएगा पहले के पास में 1000 बटे 80 गुणा 166, सही है। अब आप इसे काट सकते हैं, 20 चौक 80, 4 से इसे काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 0 का 0, 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 तीन 4, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 तियाँ 6। तो ये हो गया 125 बटे 83। इसको भाग करेंगे हम लोग तो आंसर हमारे पास आएगा 1.50। अब मोल पर केजी, सही है। या तो इसे मोल पर केजी लिख सकते हो या फिर आप इसे मोलल भी लिख सकते हो। अब इसके बाद में इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट आपके पास में पूछा हुआ है उसने मोलंश। तो मोलंश के लिए क्या है, आपको विलय के मोल पता होने चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ KI का भार। तो KI का भार आपके पास में 20 ग्राम था। KI का अणुभार, तो अणुभार आपके पास में 166 था। देखिएगा ये हमने पहले निकाला हुआ है, भार भी है और अणुभार भी है, सही है। और मोल निकालना होगा, n से शो करते हैं। अब चूँकि यहाँ पे भी हमें वही हिसाब लगना है, स्मॉल n बनाएंगे विलय के लिए और कैपिटल N बनाएंगे विलायक के लिए। बेस में लगा देंगे KI बराबर भार बटे अणुभार। ये सूत्र होता है मोल बराबर भार बटे अणुभार, सही है। तो भार आपके पास दे रखा है आपके पास 20 और अणुभार दे रखा है आपके पास में 166। जो आंसर में आपके पास आएगा 0.120, सही है। और ये क्या होगा मोल। अच्छा, दूसरी चीज़ आपके पास अगर अब इसी तरीके से हम निकालेंगे H2O, क्योंकि देखिएगा या तो वो विलयन में ये कहे कि कैसा विलयन है, किसी में घोले। अब यहाँ साफ लिखा हुआ है जलीय विलयन, तो इसका मतलब जल होगा विलायक। तो H2O का भार तो वो तो 80 होगा, क्योंकि 20 ये आ गया तो 80 ही तो बचा 100 में से, तो ग्राम में आ गया। H2O का अणुभार, H2O का अणुभार कितना होता है 18, सही है। H2O अगर हम लिखते हैं तो देखो ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 दूनी 2 और 16 18 हो जाएगा, सही है, ग्राम पर मोल। और H2O के मोल अगर हमें निकालने हैं तो आपके लिए कैपिटल लगाना पड़ेगा N, H2O। भार बटे अणुभार, तो भार है आपके पास 80 और अणुभार है 18। इससे इसे काटोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 4.444, सही है। ये मोल आ जाएंगे। अब कुल मोल निकालने हो तो कुल मोल बराबर क्या होगा, दोनों के मोल जोड़ लीजिए। ऊपर वाला मोल कितना है 0.120 प्लस 4.444, जोड़ेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 4 के 4, 4 और 2 6 और 4 और 1 5 और उसके बाद में आपके पास में है 0.4 और ये मोल। अब काई निकालना है, काई KI। तो मैंने आपको बताया था जिसका भी मूलांश निकालना होता है उसके मोल ऊपर रखते हैं, बटे कुल मोल होते हैं। तो KI के मोल बटे कुल मोल। तो KI के मोल कितने रखे हैं आपके पास में, ये देखो ये दे रखे हैं 0.120
1 2 0 बटे कुल मोल आपके पास ये दे रखे हैं 4.564। और जब इसे आप कैलकुलेट करोगे, भाग करोगे, तो आंसर दशमलव से दशमलव काट देंगे और बाकी कैलकुलेशन कर लेना है। सही है। तो इसका आंसर जो आपके पास आएगा वो आएगा 0.026। सही है। अब इसी तरीके से आप लोग दूसरे का मोल निकाल सकते हो, मूल अंश। तो उसके लिए एक तरीका बेहतर ये रहता है कि अगर 2 ही घटक हों किसी विलयन में, तो आप लोग दूसरे का मोल अंश निकालना आसान हो जाता है। दूसरे का निकालने के लिए एक में से घटा लीजिएगा जो भी आपने मूल अंश निकाला है। सही। तो जब एक में से आप इसे घटाएंगे तो 1 माइनस 0.026। अच्छा, तो काई H2O बराबर आपके पास आ जाएगा 0.974 से। इसे आप घटा लीजिएगा, आपका आंसर एक तो ये आ गया और एक आंसर आपके पास ये आ गया। सही। अब तीसरी चीज़ और रह गई है इसके अंदर, मोलरता। तो देखिएगा, मोलरता निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तीसरा पार्ट है मोलरता। तो मोलरता के लिए सूत्र होता है m बराबर, सही। एक तो वही है सूत्र m बराबर W बटा m डैश बटे V, किसमें, लीटर में। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो हम लोगों ने जो मोलरता ली है, यहाँ W तो दे ही नहीं रखा है, सॉरी V तो दे ही नहीं रखा है, यहाँ पर दे रखा है कैपिटल W। तो ये वाला सूत्र हम लोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस वाले सूत्र से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। क्योंकि पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये W दे रखा है ग्राम में, या फिर हमने इससे पहले जो ये माना हुआ है 100 ग्राम भार ग्राम में, तो उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ml में। सही है। तो दूसरा तरीका आपके पास क्या होगा, दूसरा तरीका ये है कि आप लोग एक काम कीजिएगा, मोलरता का दूसरा सूत्र लिख लीजिएगा। तो यहाँ हो जाता है मोलरता बराबर आपके पास में सबसे पहले W आएगा स्मॉल, गुणा आपके पास परसेंटेज डोज दे रखी होगी, गुणा 10, और बटे में और विलायक का अणुभार जो भी हमारे पास m डैश होगा। सही है। अब आपको करना क्या है, जो परसेंटेज, जैसे मान के चलिए मेरे पास इसमें परसेंटेज दे रखी है 20%, तो यहाँ पर 20% लगाना है। कल को 15% किसी में सवाल में होगी तो 15% लगाना है। स्मॉल W वही है विलय का भार, और स्मॉल m का होगा विलय का अणुभार। तो स्मॉल W आपके पास कितना है, देखिएगा, स्मॉल W 20 निकाला है आप लोगों ने। 20 परसेंटेज आपके पास कितनी है, तो अगर हम परसेंटेज देखते हैं तो कितनी आ रही है, 1.202। ये देखिएगा, ये देखो, ये गुणा 10 बटे में m डैश का मान आपके पास कितना है, 166 ही दे रखा है ना। देखिएगा कहाँ गया, 166 की आई का अणुभार। तो आप क्या करेंगे, दशमलव हटा देंगे। तो दशमलव हटाया, 1 2 3 0 उड़ा दिए, 1 से 1 0 कट गया, इस वाले से ये 0 कट गया, 2 से काट लीजिए, 2 से जब इसे काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 तियाँ 6, 0 का 0 0। सही है। 2 से ऊपर काट लीजिए, 2 छंग 12, 0 2 एकम 2। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 601 बटे 830। क्लियर। अब इसे अगर हमने भाग करी तो हमारे पास आंसर आएगा 1.448, जो लगभग बराबर होगा 1.45 के, और मात्रक होता है मोल पर लीटर। क्लियर। तो आपके पास ये तीसरा आंसर आ गया बेटा। सही। अब इसके बाद में अगला हम लोग कर रहे होंगे। अगला जो हम करेंगे, तो सवाल दे रखा है उसने 350 केल्विन पर शुद्ध द्रवों A व B के वाष्प दाब क्रमशः 450 एवं 700 mmHg हैं। सही है। यदि आपके पास में कुल वाष्प दाब दे रखा है 600 mmHg हो, तो द्रव मिश्रण का संगठन मांग रहा है एक तो आप लोगों से, और दूसरी चीज़ मांग रहा है साथ ही वाष्प अवस्था का संगठन भी ज्ञात कीजिए। क्लियर। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये वाला, और इसके अंतर्गत हम इसे कैसे कर रहे होंगे वो देख लेते हैं। सही है। देखिएगा, आंसर है आपका ये 7वां। सबसे पहले उसने दिया हुआ है आपके पास में, कहाँ गया, ये A व B के वाष्प दाब
तो वाष्प दाब को नोट से शो करते हैं। पी ए बराबर दे रखा है आपके पास में 450 mmHg और पी नॉट बी बराबर दे रखा है 700 mmHg और कुल दाब जो है वाष्प दाब दे रखा है वो है 600 mmHg। अब मांग क्या रहा है, देखिए मांग रहा है द्रव मिश्रण का संगठन। तो देखिए संगठन का जब भी शब्द आ जाए संगठन ज्ञात कीजिए, तो याद रखिएगा उसमें आपसे काई का मान मांग रहा है, मतलब मोल अंश, विलेय का मोल अंश जो भी घुला हुआ है और विलायक का मोल अंश जो भी घुला हुआ है, सही है। और साथ में वाष्प अवस्था का भी मांग रहा है। तो देखिएगा जब भी कोई द्रव होता है, अब द्रव इतने बीच में है तो अंदर जो भी विलेय विलायक के मोल होंगे उनका जो अंश होगा वो काई से शो करते हैं। मान लीजिए ये पात्र बंद है तो यहाँ पर वाष्प अवस्था में आ गए होंगे कुछ ना कुछ विलेय भी और कुछ विलायक भी, क्योंकि दोनों ही वाष्पीय होंगे, तो उसे हम शो करते हैं वाई से। तो इतना अंतर आ जाता है, वाई ए बराबर भी क्या है और वाई बी बराबर क्या है। क्लियर। तो अब सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सूत्र हमारे पास है इसका, राउल्ट का ही एक नियम है, उससे निकाला जाएगा P बराबर P नॉट ए इंटू काई ए प्लस P नॉट बी और 1 माइनस काई ए। क्लियर। ये सूत्र है, ये सूत्र अगर आपको याद नहीं है सवाल नहीं होगा। तो यहाँ P का मान दे रखा है 600 बराबर P नॉट ए का मान दे रखा है 450 गुणा काई ए का मान हमें पता ही नहीं है तो काई ए प्लस P नॉट बी का मान दे रखा है 700 और 1 माइनस काई ए। सॉल्व कर लेते हैं। 600 बराबर 450 काई ए प्लस 700 एकम 700 माइनस 700 काई ए। समीकरणों को सही तरीके से लिखा दें। माइनस की चीज़ इधर आ जाएगी तो प्लस की आ जाएगी काई ए, और ये प्लस की चीज़ इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी काई ए बराबर 700 इधर है और प्लस के साथ 600 इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। इसमें से घटाओगे तो 250 तो बचेगा काई ए बराबर, इसमें से घटाओगे तो 100 बचेगा। तो काई ए बराबर हो जाएगा 100/250, सही है। और जब इसे हम भाग करेंगे तो काई ए का मान आ जाएगा 250 चौका 4 0.4। क्लियर। अब एक तो मान ये हो गया। अब दूसरा मान मैंने आपको बताया था कि अगर हमें काई बी का मान निकालना होता है तो हम क्या करते हैं 1 माइनस काई ए कर देते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, काई बी बराबर 1 माइनस काई ए कितना निकल के आया है 0.4। तो काई बी बराबर हो जाएगा 1 में से अगर 0.4 गया तो 0.6। ये आंसर हमारे पास दूसरा आ गया, सही है। अच्छा, अब क्या है वो आपसे आगे सवाल कर रहा है वाष्प अवस्था का संगठन भी ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा पहले मैं आपको सूत्र बता दूं तो इसके लिए जो आपके पास में जो सूत्र होता है वाष्प अवस्था के लिए वो आपके पास होता है वाई ए बराबर पी ए, ये आंशिक दाब है, बटे पी। क्लियर। अब आपके पास में पी ए भी नहीं दे रखा है तो पहले तो हमें पी ए निकालना है, क्योंकि देखिए पी तो हमारे पास दे रखा है पूरी तरीके से 600, सही है। पी ए और निकालेंगे तो पी ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए पी ए बराबर होता है पी नॉट ए इंटू काई ए। अब पी नॉट ए का मान आपके पास कितना दे रखा है 450 गुणा काई ए का मान कितना दे रखा है वो हमने अभी निकाला था, काई ए का मान 0.4। तो 4 0 का 0 0, 4 पंजे 20 का 0, हाथ से लगे 2 और 4 चौक 16 2 18, दशमलव एक के बाद दशमलव लगा दिया। ये किसका मान आ गया पी ए का, ये भी mm में आएगा, सही है। अच्छा, अब अगर हम निकाल लें सूत्र क्या है वाई ए बराबर पी ए बटे पी, तो पी ए का मान कितना आ गया 180 और बटे पी का मान कितना है 600, सही है। 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ से 6 से काट लो, 6 3 18 और 6 कम 6 0, तो ये हो जाएगा 3/10। तो y बराबर हो जाएगा 0.3, सही है। और इसी तरीके से अब दूसरा मान निकालना है हमें, तो वाई बी बराबर 1 माइनस वाई ए।
उसे दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है, वरना क्या होता अगर हम दोबारा सूत्र लगा रहे होते ये वाला वाई वी बनाकर, तो हमें पी नॉट ए का मान जो लगाया है और पी ए निकाला है, तो इसी तरीके से पी बी भी निकालना पड़ता। तो उससे बेहतर कि आप लोग क्या करोगे, घटा लीजिए 1 - 0.3, तो वाई बी बराबर हो जाएगा 0.7। सही है, एक आंसर ये आ गया। तो इस तरीके से आपके पास जो क्वेश्चन था उसके अंदर द्रव मिश्रण का संगठन मांग रहा था और वाष्प अवस्था का संगठन मांग रहा था। द्रव अवस्था का संगठन ये आ गया आपके पास में, और वाष्प अवस्था का संगठन ये और ये आ गया। क्लियर। अब इसके बाद में हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। सही है बच्चों।